लगातार वोटिंग जारी है। वोटिंग को लेकर भी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखिए, इसी बीच भोपाल से खबर आपको बता दें, बीडी शर्मा बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। बीजेपी के वार रूम में मतदान पर नजर वो रखेंगे। प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी उनके साथ में मौजूद है, तो वर्तमान और पूर्व मीडिया प्रभारी भी मौजूद है। सभी 8 सीटों के मतदान पर अब बीजेपी का फोकस है और वॉर रूम जो कि तैयार बीजेपी ने किया है, उससे अब सीधे नजर रखेगी बीजेपी। बीडी शर्मा बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देखिए जो कि सामने आई है। और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि वॉर रूम के जरिए पिछली बार तीसरे चरण में जब मतदान हुआ तो तमाम सारे नेता खुद भी प्रत्याशी थे, जिसमें खुद हम बीडी शर्मा की बात करें तो दूसरे चरण के वो प्रत्याशी थे। और उसके बाद तीसरे चरण में भी काफी व्यस्तता रही, लेकिन आज अंतिम चरण है। सभी नेता भोपाल पहुंच गए। जाहिर है कि बार रूम में तस्वीरें भी उसी तरह की दिखाई दे रही है। बीडी शर्मा को आप देख सकते हैं, वो वहां मौजूद है। साथ में हितानंद जी जो संगठन महामंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी है, वो भी वहां मौजूद है। प्रदेश संगठन मंत्री है, वो भी वहां पहुंचे हुए हैं। और पूरे लोग इस समय लगे हुए हैं। महिलाओं के लिए भी अलग से वॉर रूम बनाया गया ताकि आधी आबादी पर भी भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया। और देखिए, इस वक्त तस्वीरें आप देख लेते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वोट किया है। एक बार फिर से वो तस्वीरें आप देखिएगा जब वोट करने वो पहुंचे। तो ये तस्वीरें आप देखिए जहां प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव आप देख सकते हैं अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। और देखिए, वोट जब उन्होंने डाला उसके बाद ये संदेश भी दिया कि आप भी अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये आखिरी चरण है। 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। उज्जैन जो कि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, गृह नगर है, यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे और देखिए उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी आप देख सकते हैं। वोट कास्ट उन्होंने किया और उसके बाद ये देखिए स्याही का रंग उन्होंने दिखाया कि उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। और अब बारी है आपकी, आप भी अपने घरों से निकले और वोट जरूर डालें। हालांकि उज्जैन की बात कर ले मनोज जी, तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ पर बीजेपी का नजर आ रहा है। लेकिन बंसल न्यूज ने खास बातचीत की है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आपको सुनवाते हैं। है ये नोटा जब से मतदाताओं की दृष्टि से उपलब्ध हुआ 2013 से, तब भी इसको इस ऑप्शन में लिया था कि जो उपलब्ध प्रत्याशी है उसमें से किसी को ना पसंद करना तो नोटा दबाइए। इसका मतलब ये नहीं कि नोटा ही प्रत्याशी हो जाए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि नोटा को प्रत्याशी बना करके कांग्रेस ने नकारात्मकता की सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। ऐसा ये लोकतंत्र के लिए कभी किसी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। दुनिया में जहाँ भी नोटा है उस नोटा को इस ढंग से कोई प्रचारित नहीं करता। दर्शन फिर सबसे महत्वपूर्ण काम मतदान किया, क्या संदेश जनता के लिए? राम भक्त हनुमान जी के समय हम सब जी रहे हैं और हनुमान जी के परम भक्त है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पे हम आपकी बार फिर 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, तो स्वाभाविक रूप से हम अपने देवी देवताओं को आगे रख करके सरकार बनाने के लिए संकल्पित हो रहे हैं। ये धर्म की नगरी है, हमारा मन का भाव है। और भगवान राम मुस्कुरा रहे अयोध्या में, अब तो निश्चित रूप से पूरा देश मुस्कुराएगा। हमने बात की तो उनका कहना है कि महाकाल लोक बना है, अयोध्या में राम मंदिर बना है, तो अब लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अभी बता रहा हूँ ये तो, और ये वास्तव में पूरा देश यही बोल रहा है। बहुत भाजपा में पूरा देश हो चुका, प्रदेश हो चुका। कांग्रेस कह रही है खासतौर से या इंदौर की बात करें या केजरीवाल की बात करें तो वो प्रधानमंत्री मोदी की जगह कह रहे हैं अमित शाह प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसलिए पूरा। मेरे को नहीं मालूम वो कब से भविष्यवक्ता होगा। बेहतर ये होगा कि वो अपने दल की बात करे, अपनी बात करे। कांग्रेस के जो प्रत्याशी है खासतौर से वो उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। इंदौर को लेकर हम देख रहे हैं नोटा का प्रचार कर रहे हैं, जबकि उम्मीदवार और भी हैं। ये कांग्रेस ने पहले प्रत्याशी खोया और अब उससे बढ़कर नकारात्मकता की पराकाष्ठा है। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए, ऐसी बात उनके मुंह से शोभा नहीं देती। मध्य प्रदेश में बम्पर मतदान होगा और 29 में कितनी सीट? 29 की 29। तो देखिए 29 को लेकर बीजेपी चल रही थी और यही कहना है खासतौर से कि इस बार फिर से अब की बार 400 पार और मिशन 29 मध्य प्रदेश में पूरा होगा। पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, उज्जैन। चलिए, डॉक्टर मोहन यादव वोट करने पहुंचे थे अपने परिवार के साथ और उन्होंने नोटा को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। और वही बात जो वो लगातार जो कह रहे हैं बातें, वही उन्हीं बातों पर उन्होंने फिर अपनी बातों को आगे बढ़ाया। और इस वक्त चलिए हमारे साथ अलग अलग मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से गोपाल लोया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल जी जुड़ गए हैं। और साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता सुदेश शर्मा भी जैसे ही आते हैं हम उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त गोपाल जी, वोट का जो प्रतिशत है अभी तक जो दिखाई दे रहा है, तो उज्जैन में ठीक सबसे ज़्यादा है और सबसे कम इंदौर में है। और कैलाश जी ये कह रहा है कि नोटा लोटा लेकर जाता नजर आएगा।
पर जो वोट का प्रतिशत यदि शुरुआत के तौर पर हम देखते हैं तो वो ये कह रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मतदाता हताश हो जाए। नहीं है, मतदाता उत्साह में नई सरकार चुन रहा है। तो जो सरकार 14-2000 उस सरकार के काम के उसी सरकार को आगे चाहता है, इसलिए वोट देने जा रहा है। ये देख रहा है कि किस तरह इन 10 वर्षों में देश बदला है और वो चाहता है कि ये जो प्रक्रिया है ये आगे निरंतर रहे, इसलिए उत्साहपूर्वक जा रहा है। हाँ, एक अपवाद स्वरूप इंदौर की बात आप जरूर कर रहे हैं और निश्चित ये लोकतंत्र के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि किस तरह से आप एक नकारात्मक राजनीति करेंगे कि लोगों को नोटा के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने, आपको याद होगा कि वहां 14 उम्मीदवार है कुल, उनकी सूची भी मंगाई थी, मगर जो शेष 12 लोग हैं उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के समर्थन को लेने से भी इंकार कर दिया और कांग्रेस उनमें से किसी को छांट नहीं पाई। ये दुर्भाग्य है राजनीति का। परंतु जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पुनः तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए, तो निश्चित है उसमें मध्य प्रदेश का अपना योगदान रहेगा। और मध्य प्रदेश में क्रमिक विकास का जो सिद्धांत है कि 2014 में 27, 2019 में 28 और 2024 में 29 सीट, ये हम मध्य प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। और निश्चित माननीय मोदी जी की लोकप्रियता, प्रदेश सरकार का कामकाज। चलिए गोपाल लोहिया जी, आप पास लौटेंगे। आपने 29 सीटों की फिर बात कर दी और ये भी बताया कि आखिर इंदौर में ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो सकारात्मक शहर है, नकारात्मक शहर नहीं है, हमेशा सकारात्मकता का परिचय देता है। लेकिन इस बीच में बीडी शर्मा जब पहुंचे तो उनसे बात की हमारे सहयोगी ने, क्या कह रहे हैं वो आज के मतदान को लेकर, जरा सुन लीजिए। मौजूद है इस समय पे बीजेपी कार्यालय में, मॉनिटरिंग रूम में। यहाँ पे सभी जगह पे मॉनिटरिंग, देखिए बड़े बड़े पदाधिकारी और लोग यहाँ पर बैठ के पूरी तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चुनाव का जायजा ले रहे हैं, कहाँ कैसी वोटिंग हो रही है उसको लेकर नज़र रखी जा रही है और अगर कहीं गलतियाँ होती हैं उसको लेकर तुरंत निराकरण, सारी चीज़ें। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, हितानंद जी, आशीष अग्रवाल जी, मीडिया प्रभारी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इन सारी चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं। अगर कहीं कोई जगह कमी होती है, कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसको सही की जाए। आइए अब हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी हैं। सर, सुबह से वोटिंग हो रही है, अच्छी वोटिंग, मतदान परसेंट इस बार का जो प्रतिशत अभी दिखाई दे रहा है 2 घंटे का, वो ऐतिहासिक है। पिछले सभी चरणों से लगभग 2 से 3% बढ़ करके आया है और एक अच्छे संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयास, शासन प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं के प्रयास हैं कि जनता अवेयर हुई है और अच्छा मतदान उत्साह के साथ कर रही है। और जो ट्रेंड दिखाई देता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता आशीर्वाद दे रही है और अभी तक का सर्वाधिक वोट शेयर मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक होगा। और इंदौर में वोटिंग हम सब मिलकर के, नहीं इंदौर में भी चूंकि शहर है, ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी है, शहर में थोड़ा सा कम है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी अभी पिकअप कर जाएंगे। ये सब स्थिति है। ये थे प्रदेश। आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों से, इंदौर के वासियों से भी, सभी जनता जनार्दन से, मतदाताओं से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और आप सब लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें। कोई छूटा है तो उसे मतदान केंद्र तक पहुंचाएं और आपका एक वोट इस लोकतंत्र के महापर्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और विकसित भारत के संकल्प को आपका वोट पूरा करेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ताकत देगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। कैमरामैन रणबीर के साथ मयंक दुबे, बंसल न्यूज़, भोपाल। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को सुन रहे थे आप। जीत का दावा भी उन्होंने किया और ये कहा कि ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत हो, इसके लिए कोशिशें भी की गई हैं और अच्छा वोटिंग प्रतिशत देखने को मिल रहा है। चर्चा हम इस पर करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका बंसल न्यूज पर। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले सीधे लिए चलते हैं आपको खंडवा, जहां पर हमारे संवाददाता शेख रेहान लाइव बने हुए हैं। शेख, रेहान, वहां पर खूबसूरती भी देखने को मिल रही है लोकतंत्र की, कुछ खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां पर कनाडा से कुछ लोग पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। अगर आपके आसपास वो लोग मौजूद हैं तो जरा बातचीत कराइएगा। जी, मैं बिल्कुल बता दूं कि लोकतंत्र की खूबसूरती को इनकी श्रद्धा ने और मजबूत कर दिया है। इनकी लोकतंत्र के प्रति जो श्रद्धा है, इन्होंने 7 समंदर पार कनाडा से यहाँ अपना वोट डालने पहुंचे हैं।
उनसे ही जानते हैं क्या चल रहा है उनके मन में। जी अभिषेक, बताएं क्या है आपके मन में? जी, जैसा कि आपने बताया कि हम अपने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को दिखाने के लिए और अपने वोट का उपयोग करने के लिए 12,000 किलोमीटर से ट्रेवल करके यहाँ पर आए हैं। लगभग 25 घंटे की जर्नी की है, लेकिन बहुत सुकून महसूस हो रहा है जब मैंने अपना वोट दे दिया है। बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मैं कि मैंने अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि देश के प्रति अपने इस कर्तव्य का निर्वाह जरूर करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी जरूर दें। देश की अच्छी सरकार के लिए, देश के विकास के लिए अपना वोट जरूर दें। क्या कुछ मुद्दे आपको नजर आते हैं यहाँ? मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि यहाँ पर यदि मैं कंपेयर करूँ जहाँ मैं रहता हूँ कनाडा में, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, रोज़गार की सुविधाएं बहुत ज़्यादा है और कम्युनिकेशंस के माध्यम वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर रोड और रेलवेज़ को थोड़ा सा और बेहतर होना पड़ेगा। सभी को रोज़गार के अवसर प्रॉपर मिलने चाहिए और देश की सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। अच्छी एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, सबको व्यवसाय करने का मौका मिलना चाहिए, सबको अच्छे रोजगार मिलना रेहान, चाहिए। पूछिएगा, बीते वर्षों में बहुत बात होती है हिंदुस्तान और बाकी अन्य देशों की, क्या परिवर्तन उन्होंने देखा? क्या कुछ इसमें और करने की जरूरत है? जब वो हिंदुस्तान से माफ करिएगा, जब कनाडा से हिंदुस्तान पहुंचे हैं तो हिंदुस्तान, वो जिक्र तो कर रहे थे कि और इंफ्रा में और करने की जरूरत है, लेकिन कहां देख रहे हैं इस समय हिंदुस्तान को? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार तो ये बातें करते रहते हैं, मोदी जी मंच से कहते रहते हैं कि बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ हमने काम किया है, और कांग्रेस उस पर आरोप भी लगाती है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बिना सिर्फ इतना पूछ लीजिएगा कि कितना परिवर्तन देखते हैं हिंदुस्तान और कनाडा? आप 7 समंदर पार कनाडा से आए हैं, आपने भारत को भी अच्छे से देखा और कनाडा को भी काफी समय से देख रहे हैं। क्या कुछ परिवर्तन देखते हैं इतने सालों में आप जब से गए हैं? काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। जैसे हम लोगों का देश काफ़ी विकास कर रहा है, वहाँ पर भी कनाडा में हमारे देश की इमेज बहुत अच्छी है। लोगों को पता है कि हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। हमारे पास बहुत सारे नए नए रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं, नए नए उद्योग विकसित हो रहे हैं और हम लोग पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भागीदारी बनने जा रहे हैं। हम लोग साल बर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो यही मेरा पर्सपेक्टिव है कि हम लोगों का देश और विकास करे, देश की अर्थव्यवस्था में। और बाजू में आधी आबादी भी खड़ी है, उनसे भी सवाल कर लीजिएगा। कमियां हैं देश में, जो कमियां हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरी करे, विकासशील देश से विकसित देश की श्रेणी में जल्दी से आ जाए। अच्छा मोनिका, आप भी कनाडा में हैं, क्या कुछ देखा है आपने? यहाँ छोटे से शहर जो है, यहाँ से पंधाना से आप वहाँ तक गए हैं कनाडा तक, क्या कुछ परिवर्तन देखा इतने सालों में? जी, परिवर्तन तो बहुत देखा है। जैसे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वो थोड़ा यहाँ पे मुझे कमी लगती है। रोडों की कमी है, रोड नहीं है प्रॉपर। कहीं ट्रेवलिंग करना हो तो रेलवे के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, जल्दी से रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है। तो बस यही मेरा गवर्नमेंट से, जो आने वाली सरकार है जो भी हो, उनसे यही मेरा वो है कि अधिक से अधिक अच्छा काम करें और जो सुविधाएं कनाडा में महिलाओं को लेकर और हिंदुस्तान में महिलाओं को लेकर क्या परिवर्तन है? कनाडा में और भारत में महिलाओं को लेकर क्या देखते हैं आप अंतर? कनाडा में महिलाओं के लिए अच्छा है, रोजगार अच्छे हैं। यहाँ पे रोजगार का थोड़ा नहीं है इतना जितना कनाडा में रोजगार महिलाओं के लिए है। एजुकेशन में भी कनाडा बेस्ट है। एजुकेशन के लिए इंडिया में और ज़रूरी है विकास। अच्छा, आधी आबादी, आप क्या कुछ मुद्दे आपको नजर आए पिछले कुछ सालों से, जब से आप कनाडा गए हुए हैं, और उसके पहले का भारत और अब के भारत में? भारत में चेंज हो रहा है। जैसे अभी राम मंदिर का मुद्दा हुआ था और थोड़ा विकास जरूरी है। चलिए, विकास बहुत जरूरी, जैसा वो कह रही हैं राम मंदिर और राम मंदिर की बात भी वो कर रही थी। लेकिन कोई खबर आपके पास और है, पहले उस पर आप नजर डाल लीजिए, उसके बाद हम फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते। स्वदेश जी हमारे साथ जुड़ गए। बिल्कुल, और धार से ये खबर है जहां बरमंडल में बताया जा रहा है कि ईवीएम में खराबी आ गई है। बूथ क्रमांक 41 पर तकनीकी खराबी आई है और खराबी के चलते लगभग बताया जा रहा है कि आधे घंटे से
ज्यादा हो चुका है, मतदान रुका हुआ है। तकनीकी खराबी दूर करने में हालांकि जो सेक्टर प्रभारी हैं वो जुटे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि जब जब ऐसी गड़बड़ी सामने आती है, खराबी सामने आती है, तो मतदान केंद्रों पर जो मतदाता पहुंच जाते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और एक ये कारण भी रहता है जिसके चलते वोटिंग प्रतिशत कई बार मनोज जी कम भी हो जाता है। बिल्कुल, वोट का प्रतिशत कम होता है, लेकिन कितना होगा, क्योंकि धार बरमंडल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये आदिवासी अंचल का क्षेत्र है जहां पर ईवीएम में खराबी आई है और बूथ क्रमांक 41 पर ये कहा जा रहा है तकनीकी खराबी थी। हम अपने सहयोगी से समझेंगे जब वो जुड़ेंगे तो आखिर क्या खराबी थी, क्या अब शुरू हो गई या नहीं, लेकिन निश्चित रूप से इतना समय नहीं लगता है, बदल दी गई होगी मशीन, नई मशीन पर काम हो रहा होगा। स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही ब्रजगोपाल लोया जी जुड़े हैं। स्वदेश जी, वोट का प्रतिशत भी आप देख रहे हैं, हालांकि अब तो मुझे लग रहा है कि 11 बजे का प्रतिशत भी हम सबके सामने आने वाला होगा, 10 बजे का भी आने वाला होगा, लेकिन मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो अपनी बात कह रही है, लेकिन अभी कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे कि नोटा की बात आप कर रहे हैं इंदौर में और नोटा वालों को लोटा लेकर जाना पड़ेगा। देखिए, मैं समझता हूँ मनोज जी, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। इसमें सबको अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और मतदान की बात रही जो प्रतिशत बढ़ता है, तो दोनों दल के नेता और उनकी टीम और दोनों दल के पार्टी कार्यकर्ता सब इकट्ठे एक साथ जुटते हैं और जब पूरी ईमानदारी से जुटते हैं तो प्रतिशत बढ़ता है। और जहाँ कहीं उदासीनता होती है तो वोट प्रतिशत कम होता है। उदासीनता हमने इसलिए देखी कि भारतीय जनता पार्टी ने आयतित लोगों से अपनी पार्टी को भर लिया है, तो इनका देवतुल कार्यकर्ता घर में बैठा रहा है। इसलिए लगातार हमने 3 फेज में देखा कि वोट प्रतिशत नहीं बढ़ पाया। न पढ़ने के पीछे तीसरे फेज में तो काफी इजाफा हुआ, कुछ इजाफा होना अलग बात है, लेकिन शुरू से लेकर हम कम ही देखते आ रहे हैं। 2019 से अगर मूल्यांकन करें, बराबरी करें, तुलना करें तो बहुत कम है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का देवतुल कार्यकर्ता अब लगातार कोशिश है कि माननीय प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, यहाँ तक के मंत्रियों को भी कह दिया गया है कि अगर आपको उसमें वोट प्रतिशत कम रहा तो आपकी कुर्सी खतरे में रहेगी, ध्यान रखना, कुर्सी भी जा सकती है। तो कुल मिला के सब तरह की कोशिशें की। इधर भूपेंद्र सिंह जी ने भी एक बार अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि आप काम करिए। और वो बोले आयोजित नेता इतने हो गए तो हम कैसे काम करें, उन्हीं से करवा लो। तो उन्होंने कहा था कि भाई हम हर बंदा प्रमुख को एक मोटरसाइकिल देंगे, लेकिन आप बूथ प्रतिशत बढ़ाओ और भाजपा को जिताओ। कुल मिला के आचार संहिता के दौरान इस तरह के प्रलोभन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को देने पड़ रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय की भाषा शैली और उनका जो नज़रिया है, जो उनका बात करने का तरीका है, बॉडी लैंग्वेज है, वो सब बदली नजर आ रही है। और 3 फेज के बाद ये लगभग तय हो गया है कि सरकार किसकी बन रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एनडीए गठबंधन के साथ बहुत पीछे देख रही है। तभी इस तरह की स्थिति बन चुकी है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पहली बार इतिहास में, देश के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी प्रधानमंत्री को, चाहे वो किसी भी दल का हो, हिंदू मुस्लिम पर उतरना पड़ा। ये बात का गवाह है कि एनडीए और भाजपा बहुत पीछे है, इंडिया गठबंधन बहुत आगे है। बिल्कुल ठीक है। ब्रजगोपाल लोया जी, सुना आपने स्वदेश जी को कि इंडिया गठबंधन जो है बहुत आगे है और आप लोग बहुत पीछे हैं। क्या कहेंगे, आपका रिएक्शन क्या रहेगा? और वोटिंग प्रतिशत को लेकर भी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आपके जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं वो घरों से बाहर नहीं निकले, इसलिए फर्स्ट और सेकंड फेज में वोटिंग प्रतिशत काफी ज्यादा कम रहा। देखिए, पहले तो हम इसको कई बार बता चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड फेज की समस्याएं क्या थी, किस तरह विवाह समारोह थे, उसको बार बार नहीं दोहराना चाहिए। परंतु जो मतदान हो रहा है वो मतदान ये सिद्ध कर रहा है। देखिए, अभी स्वदेश भाई साहब जब कह रहे थे तो आपको समझ में आया होगा कि मतदान बढ़वाने में कांग्रेस पार्टी की कोई रुचि नहीं है। तो जो मतदान 76% पिछली बार हुआ है अभी तीसरे चरण में 7 मई को, ये किसने बढ़ाया? और यदि लोकतंत्र में मतदान को बढ़ावा देना लोकतंत्र की मजबूती की सबसे पहली आवश्यकता है, ये सीधा सीधा सिद्ध करता है कि लोकतंत्र को मजबूत केवल भारतीय जनता पार्टी रखना चाहती है। और एक बात मैं और आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो दृश्य अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का आप दिखा रहे थे, वो दृश्य क्या कभी आपने कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस के किसी राजनीतिक दल का आप दिखा सकते हैं कि जहां पूरे वरिष्ठ और जिम्मेवार लोग एक साथ बैठकर पूरे प्रदेश के हर बूथ पर मतदान? विधानसभा में तो मैंने देखा था यहाँ कांग्रेस के दफ्तर में, चूंकि आपको भी कवर किया था हमने और कांग्रेस को भी कवर किया था, तो विधानसभा के दफ्तर में तो दिग्विजय सिंह से मैंने बात भी की थी, वो उन्होंने भी वार रूम बनाया था। अब लोकसभा में क्या है ये मुझे खबर नहीं है। जी मनोज जी, आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी में व्यक्तिगत रूप से प्रयत्न होते हैं और भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक रूप से प्रयत्न होते हैं। और इस प्रयत्न को जो प्रयत्न की भिन्नता है
यही हमें पार्टी विद डिफरेंस में खड़ा करती है। हमें डिफरेंस ये है कि हमारे यहाँ पंच का चुनाव हो या प्रधानमंत्री का चुनाव हो, पूरा संगठन उस चुनाव को लड़ता है। परंतु कांग्रेस के साथ तो समस्या ये है कि व्यक्ति तय करेगा, फिर उसको कौन सी जाति का उम्मीदवार है, इन सब के आधार पर ये तय होता है कि ये किसके यहाँ कितना एफर्ट करेंगे, पार्टी कहाँ खड़ी मिलेगी। अभी आपने देखा कि कितनी सीटों पर पार्टी एफर्ट नहीं कर रही है, जबकि आपने एक बात पर ध्यान दिया होगा, कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है इंदौर में, इसके बावजूद मुख्यमंत्री तक ने वहां रोड शो करने का काम भी किया। ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। खजुराहो में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के उम्मीदवार नहीं थे, इसके बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने किस तरह वहां पर आपने देखा है कि 100 से ज्यादा नुक्कड़ सभाओं को अटेंड किया, वहां रोड शो किया, सब कुछ किया, क्योंकि हमें लोकतंत्र को मजबूत रखने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के पास है। क्योंकि कांग्रेस ने ये मान लिया है कि कम मतदान होने से कांग्रेस को लाभ होता है, उसके कार्यकर्ता ने भी मान लिया और उसके मतदाता ने भी मान लिया। इसलिए जो ठीक है, ब्रजगोपाल लोहिया जी आपके पास लौटेंगे, हम आपका रिएक्शन भी लेंगे, लेकिन हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, मेहमानों से बात कर लेते हैं। इंदौर को लेकर देखिए, आपका कोई प्रत्याशी तो वहां पर है नहीं। खबरें ये भी आ रही थी स्वदेश शर्मा जी कि उज्जैन में तो कई जगह टेबल ही नहीं लग पाई, ऐसी खबरें आ रही थी, हमारे सहयोगी वहां से बता रहे थे। तो क्या उस तरह से जो उत्साह होना चाहिए, कहीं कार्यकर्ता के बीच में उत्साह की कमी है या टेबल कम लगाई गई आपकी तरफ से? देखिए, महेश परमार जबरदस्त प्रत्याशी हैं उज्जैन में, और उज्जैन में तो जो तरह की खबरें आई हैं मैं समझता हूँ, हो सकता है वो ना देख पाए हों, लेकिन कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है और हमें सब जो अपडेट मिल रहे हैं वो बहुत शानदार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, ये सोच लीजिए, आप विद्वान पत्रकार हैं, आप खुद समझ सकते हैं इस बात को कि जिस व्यक्ति को जनता के बीच जाने का डर है, भय है, वही सूरत जैसा कांड कराएगा। जिस व्यक्ति को डर है वही इंदौर जैसा कांड कराएगा। जिस व्यक्ति को डर है वही खजुराहो जैसा कांड कराएगा। लोकतंत्र के हत्या करने की पूरी साजिश की जा रही है। रहा सवाल अगर इन्होंने कुछ किया होता, आपका खोटा सिक्का है, उनका बात नहीं है, खोटे सिक्के की नहीं, खोटे सिक्के की, अगर खोटा सिक्का होता तो उसके नाम वापसी के लिए कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी अपने वाहन में बिठा करके, रमेश बैदौरी जी अपने वाहन में बिठा करके कलेक्टेड जाते। आप बताइए, अगर उसको नाम वापसी करना था तो वो अकेला जाता, अपने मित्रों के साथ जाता, अपने सहयोगियों के साथ जाता, लेकिन ये अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गए। इस बात से कलंकित होती है भाजपा। सूरत का आप क्या कहेंगे? सूरत में तो 8 प्रत्याशियों को आपने गायब कर दिया। कुल मिला करके आप जनता से डर रहे हैं, आप भयभीत हैं। आपको ये पता है कि 400 पार का नारा टाइम फिक्स हो गया। आपने बहुत कोशिश की, पहले फेज में भी राम मंदिर का मुद्दा नहीं चल पाया। अभी आपने देखा एक कनाडा का दंपत्ति वोट कर रहा था, आपने कई मुद्दों पर उससे चर्चा करवाई, उसने यही कहा कनाडा इंडिया से बेहतर है, चाहे महिलाओं का रोजगार हो, चाहे पुरुष का रोजगार हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, भारत को बहुत करने की जरूरत है। आपने 4 तरफ से घेरने की कोशिश की उसको, सब तरह का आंकड़ा है। ये भाजपा को समझना चाहिए कि छोटे से देश कनाडा कितना आगे, देश हमारे कितना पीछे हो गया। आपकी बात पर प्रतिक्रिया जरूर लेंगे, लेकिन कोई खबर दिखाई दे रही, पहले ये बता दीजिए प्रशंसा, फिर हम बात करते हैं। बिल्कुल, स्वदेश जी मुद्दे की बात कर रहे थे, तो चौथे चरण में जो मुद्दे गूंजे हैं, बड़े मुद्दे, उनकी भी जरा बात कर लेते हैं कि कौन से वो बड़े मुद्दे रहे। अडानी अंबानी से लेकर पाकिस्तान तक की चर्चा चौथे चरण में हुई, क्योंकि हमने देखा जैसे जैसे चरण बदले उसके बाद मुद्दे भी बदलते हुए नजर आए, और चौथे चरण में अडानी अंबानी से लेकर पाकिस्तान की भी चर्चा छिड़ी, बहस छिड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला भी सामने आया। अडानी अंबानी पर चुप क्यों है शहजादे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। हालांकि उसके बाद तुरंत पलटवार भी सामने आया था राहुल गांधी का, और अडानी अंबानी को लेकर ही उन्होंने घेरा था। सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी ने जमकर कांग्रेस को घेरा। पित्रोदा ने पूर्व में रहने वाले लोगों को चीनी बताया था, और ये मुद्दा भी खूब गरमाया था। तो मणिशंकर अय्यर का बयान भी खूब चर्चा में रहा था। पाकिस्तान को इज्जत मिले, बातचीत हो, ये मणिशंकर अय्यर ने कहा था। तो ये वो मुद्दे हमने आपको बता दिए चौथे चरण के, जो कि चौथे चरण में गूंजते हुए नजर आए थे। देखिए, आपने मुद्दे तो है, वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन ताजा वोटिंग प्रतिशत आपको बता देते, 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत सामने आ चुका है। देवास में 35.83% वोटिंग हुई है, धार में 32.62% वोटिंग हुई है। मनोज जी, जैसा हम कह रहे थे कि समय बढ़ेगा तो वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ेगा, लेकिन इंदौर में फिर भी कम दिख रहा है, 25.01% यदि इनकी बात कर रहे हैं तो फिर कम दिख रहा है, लेकिन खंडवा में 31.87% हुआ है, खरगोन में
33.52% और मंदसौर में 34.12% वोटिंग हुई है। रतलाम में भी 34.4 और उज्जैन में 34.25। पिछली बार जब हम देख रहे थे तो उज्जैन में सबसे ज्यादा वोट पड़ा था 16.78%, लेकिन अभी हम देख रहे हैं तो वोट दिखाई दे रहा है वो देवास में दिखाई दे रहा है 35% के लगभग, तो बड़ा वोट। लेकिन इंदौर में 25.5, यानी इससे तुलना करते हैं तो 10% के लगभग कम। तो हमें लगता है अब ये हम कह सकते हैं कि इंदौर के मतदाता क्या इतना जागरूक करने के बाद भी कहीं ना कहीं मन में हताशा है। तो देखिए ये 11 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत हमने आपको बता दी है। एमपी की 8 सीटों पर लगातार मतदान जारी है और ये ताज़ा वोटिंग प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। लेकिन देखिए चौथे चरण की हम बात कर रहे हैं तो बड़े मुद्दे भी हमने आपको बताए कौन से बड़े मुद्दे रहे जो कि इस चौथे चरण में गूंजे। चाहे सैम पित्रोदा के बयान की हम बात कर ले, मणिशंकर अय्यर का वो बयान आपको याद होगा जो कोई उन्होंने पाकिस्तान को लेकर दिया था, लेकिन कैसे ये बयानबाजी का दौर रहा, नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई थी, वो बयानबाजी भी पहले आप जरा सुन लीजिए। चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये ज़रूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। पिछले 10 साल से सारा मेहनत बंद है। चलिए, तो आपने मणिशंकर अय्यर को भी सुना, सैम पित्रोदा को भी सुना, प्रधानमंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका मिला तो उसको भी सुना। कितना असर पड़ेगा स्वदेश शर्मा जी इसका? देखिए, सिलसिलेवार में तीनों सवालों के जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात पूरी जनता तक जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि माननीय राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने अडानी अंबानी को लेकर के लोकसभा से लेकर सड़क तक हजारों बार सवाल पूछे माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, पर उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। 10 साल में एक बार नाम भी नहीं लिया। भले वो प्राइवेट प्लेन में उनके साथ यात्रा करते रहे, उनके साथ लंच डिनर करते रहे, उनकी पत्नी से हाथ मिलाते नजर आए, उनके घर में मिलते नजर आए, लेकिन बोले कभी नहीं माननीय प्रधानमंत्री महोदय। और जब बोले तो तब बोले जब हताशा बिल्कुल सामने आ गई, अडानी अंबानी का नाम लिया, जब नाम लेना बंद कर दिया तब वो बोले। जब नहीं, अब आपको, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपकी बात को टोकना नहीं चाहता, उन्होंने कहा है। लेकिन 3 अप्रैल से आज तक 131 बार अडानी का नाम लिया राहुल गांधी जी ने और 31 बार अंबानी का नाम लिया। सिर्फ 31 बार कह रहा हूं मैं, उनका 131 बार नाम लिया। आप चाहें तो अभी गूगल सर्च कर लीजिए। लगातार आवाज उठाते रहे, लगातार आवाज उठाई और उठाते रहे। ये हताशा, निराशा है कि आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जिस तरह से 8.5 करोड़, 850 करोड़ रुपए, 8,500 करोड़, सॉरी क्षमा करें, 8,500 करोड़ आपने भाजपा को चंदा दिलाया। आपने कोविड वैक्सीन तक से आपने चंदा लेकर के भाजपा को दिलाया। कुल मिलाकर के चंदे का धंधा आपने खोला, टेम्पो भरने का अनुभव आपने महसूस किया और आप आवाज हम पर उठा रहे हैं। मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इसका अपना मानसिक संतुलन ठीक नहीं चल रहा है, उनको हार नजर आ रही है। अब आते हैं सैम पित्रोदा पर। उनकी बयान की कांग्रेस
समर्थन नहीं चलिए करता। ठीक है, उन्होंने उनके स्वदेश पर हुई है 25.01% वोटिंग इंदौर में हुई। इधर खंडवा की बात करें तो 31.87%, खरगोन में 33.52% वोटिंग हुई है, मंदसौर में 34.12% वोटिंग और रतलाम में 34.4% और उज्जैन में 34.25% वोटिंग हुई है। तो 11 बजे तक कितना मतदान हुआ है मध्य प्रदेश में, ये आपको बता रहे हैं। 32.38% वोटिंग अब तक कुल मिला के जो 8 सीटें हैं इन पर हो चुका है इतना मतदान। और अच्छा माना जाएगा इसको, बिल्कुल। प्रशंसा यदि इतना वोट का प्रतिशत है। लेकिन इंदौर में क्यों कम हो रहा है, तो इसमें बहुत सारी वजह हो सकती है। एक तो ये कि वहां पर मुकाबला नहीं है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में, एक तरफा मुकाबला है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी है। नोटा को लेकर वोट की अपील की थी, लेकिन कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें आप देखिएगा। तस्वीरें क्या है ये देख लीजिएगा कि इस वक्त तस्वीरों के जरिए हम आपको बताते हैं। ये देखिए, एक तरफ पोहा, ये इंदौर की तस्वीर होगी जहां पोहा बांटा जा रहा है। आप वोट करके आइए और आपको पोहा जलेबी मिल जाएगा। दूसरी तरफ आइसक्रीम भी फ्री में मिल रही है। ये इंदौर 56 की तस्वीरें दिखाई दे रही है, जहां पर दोनों ही बड़े उत्साहित होते हैं, वोट करने वाले भी और खिलाने वाले भी, खाने वाले भी उत्साहित और खिलाने वाले भी उत्साहित। तो निर्वाचन आयोग यानी वहां कलेक्टर और 56 दुकान की तरफ से ये फ्री का आयोजन रखा गया है। तो आज जितने लोग पहुंच रहे हैं, पहले वोट करते हैं और वोट करने के बाद फिर चले जाते हैं नाश्ता करने, इसके बाद भी वोट का प्रतिशत कम दिखाई दे रहा है। तो ये चिंता बढ़ाने वाली बात, मेरा वोट मेरा अधिकार, क्यों नहीं कर रहे इंदौर के लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल? जहां करना है आप करिए, आपके पास और भी प्रत्याशी है, उनको भी आप वोट कर सकते हैं, जिसको चाहे उसको करिए, लेकिन ये आपका अधिकार है, पर बड़ा अधिकार है, उसका इस्तेमाल जरूर करिए, क्योंकि आप वोट करेंगे तो ही आपको पोहा और जलेबी मिलने वाले हैं, तो ही आपको आइसक्रीम मिलेगी। बिल्कुल। और अब चलिए आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 5 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और इस बार देखिए उसी रंग में वो नजर आए और यहाँ पर लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की, लंगर के लिए उन्होंने सब्जी भी बनाई। तीसरी तस्वीर आप देखिए, गुरुद्वारे में मत्था टेका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोटी भी बनाई और लंगर में खाना भी परोसा। तो ये देखिए मनोज जी, हम देख रहे हैं कि पटना जब पहुंचे यहाँ पर प्रधानमंत्री पटना साहिब की तस्वीरें हैं प्रशंसा, जैसा आप कह रहे हैं, और बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। आप देखिए रोटी भी उन्होंने गोल गोल बेल दी है, मतलब पहले रोटी काफी बहुत कहते हैं, वो अपने संघर्ष की जब कहानी बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कहते हैं मैंने रोटी भी बनाई है। प्रेस के लिए जब पैसा नहीं होता था तो गद्दे के नीचे रखकर हम कपड़े सो जाते थे, लोटे में कोयले भरकर प्रेस कर लेते थे। ये भी उसी तरह जब रोटी बनाने का मौका मिला लंगर में, तो वहाँ रोटी भी बनाई है पीएम ने, और ये वो तस्वीरें। लेकिन हम एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस वक्त सीधा इस पर भी। चलिए एक और खबर इस वक्त वाराणसी से जुड़ी आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, आज काशी में पीएम मोदी का रोड शो होना है। शाम को 5 बजे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार से उनका रोड शो शुरू होगा, काशी विश्वनाथ मंदिर पर यह रोड शो खत्म होगा। करीब 5 किलोमीटर का होगा पीएम का रोड शो। रोड शो में सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहने वाले हैं और रात भी आज प्रधानमंत्री वहीं रहने वाले हैं। लेकिन मंगलवार को सुबह काल भैरव की वो पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 11:40 पर वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी के मेहमान मेरे साथ जुड़े, एक बहुत छोटी प्रतिक्रिया उनसे ले लेता हूं। गोपाल जी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। गोपाल लोया जी क्या कहेंगे? एक तो प्रधानमंत्री की अलग अलग तस्वीरें दिखाई दे रही है, दूसरा हमने देखा कि मुद्दे बदल गए। चौथा दौर का जब मतदान आया मध्य प्रदेश में, तो खैर चौथे दौर में संपन्न हो जाएगा, लेकिन मुद्दे बदल गए। मुख्य मुद्दे विकास के मुद्दों से हटकर आप भी मणिशंकर अय्यर पर, सैम पित्रोदा पर आ गए। नहीं देखिए मनोज जी, एक बात चुनाव में हम जो लोगों का वोट मांग रहे हैं, बदले भारत का मांग रहे हैं, वो विकसित भारत का, आत्मनिर्भर भारत का मांग रहे हैं। परंतु कांग्रेस का जो षड्यंत्र पूर्वक राजनीति करने का जो योजना है, उसके खिलाफ भी हमें लोगों को आगाह करना पड़ेगा कि किस तरह जब कांग्रेस केवल चर्चा करती है तो स्वदेश शर्मा जी जैसे लोगों को आगे करती है, और जब जब उनकी सरकारें बनी है तब तब कैसे सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों ने नीतियां निर्धारित की हैं। यही तो हम जनता को बताने जा रहे हैं कि चेहरे हमेशा अलग अलग होते। और एक बात और कहूंगा, आपने ध्यान दिया होगा कनाडा के एक भाई से आप बात कर रहे थे बुरहानपुर में, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, भारत पिछले 10 वर्षों में बदला है और उसका सम्मान दुनिया में बदला है। और एक और प्रतिक्रिया ये भी कहा कि और करने की जरूरत है। जब हम कनाडा से तुलना करते हैं तो हिंदुस्तान में, हाँ जी,
व्यक्ति को चुन रहे हैं, लोग चाहते हैं कि वहां ना रुक जाए देश। एक बात और कहूंगा, इंदौर में जो आपने अभी सुना, उन्होंने क्या कहा अपनी प्रतिक्रिया में कि इंदौर यदि स्वच्छता में नंबर 1 है तो जागरूकता में भी नंबर 1 है। हमें ऐसे लोगों को एप्रिशिएट करना पड़ेगा और निश्चित। सर लेकिन ये जागरूकता कम क्यों दिखाई दे रही है? अभी सबसे कम तो जागरूकता वही दिखाई दे रही है। बहुत छोटी प्रतिक्रिया, समय खत्म हो गया सर। नहीं, निश्चित मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को एप्रिशिएट करना पड़ेगा। और जो 7% औसत से कम मतदान इंदौर में है, हमारे लिए तो वो भी चिंता का विषय है। हम ये चाहते हैं कि 100% लोग मतदान में हिस्सा लें। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चलिए सर, बहुत आवश्यक धन्यवाद, है। आप हमारे साथ जुड़े थे।